हिस्ट्री की कई किताबों में ये जिक्र किया गया है कि हम भारतीय लुटेरे हुआ करते थे और साथ ही साथ भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद फ्रीडम फाइटर ही नहीं थे बल्कि वो तो आतंकवादी थे और आज़ादी दिलाने में सुभाष चंद्र बोस का कोई योगदान ही नहीं था। और ये सब एनसीईआरटी क्लास 6ठी से लेकर क्लास 12वीं तक की हिस्ट्री की किताबों में पढ़ाया जा रहा है। लेकिन आखिर हमें ये झूठा इतिहास क्यों पढ़ाया जा रहा है, इससे किसको फायदा होगा और क्या है असली इतिहास, जानेंगे सब कुछ इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तो जानने के लिए बने रहें। चैप्टर फर्स्ट, शहीद भगत सिंह और उनके साथी आतंकवादी थे। सबसे पहले बात करते हैं शहीद भगत सिंह और उनके साथियों की। मशहूर इंडियन ऑथर, हिस्टोरियन और प्रोफेसर बिपिन चंद्र के द्वारा लिखी गई ये किताब इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस को दिल्ली यूनिवर्सिटी में हिस्ट्री बुक के रूप में पढ़ाया जाता है। लेकिन इस किताब के चैप्टर 20 में शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और सूर्य सिंह जैसे फ्रीडम फाइटर्स को आतंकवादी बताया गया है। ये तीनों ही ऐसे फ्रीडम फाइटर्स में से थे जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपनी जान कुर्बान करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। लेकिन बिपिन चंद्र की किताब के अनुसार ये तीनों के तीनों आतंकवादी थे। वैसे तो इस किताब के सारे ऑथर्स इंडियन हैं, लेकिन फिर भी इस किताब में हिस्ट्री के साथ छेड़छाड़ करके लोगों के सामने पेश किया गया है। इस किताब में बताए हुए बहुत सारे फैक्ट्स आधे अधूरे हैं। दरअसल 1930 में जब महात्मा गांधी बड़े ही पीसफुल तरीके से अपना फ्रीडम मूवमेंट चला रहे थे, तब गरम दल के कुछ नेताओं को गांधी जी का ये पीसफुल मूवमेंट पसंद नहीं आया। इसलिए इन नेताओं ने अपना खुद का एक रास्ता चुना और फ्रीडम पाने के लिए हथियारों का सहारा लेना शुरू कर दिया। इन लोगों में भगत सिंह का नाम भी शामिल है। भगत सिंह ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी नाम का एक ग्रुप बनाया। ये ग्रुप गांधी जी के अहिंसा की विचारधारा के बिल्कुल उलट था। ये ग्रुप मेनली हथियारों के दम पर ही अपनी लड़ाई लड़ रहा था। लेकिन इस ग्रुप के सामने प्रॉब्लम ये थी कि इनके पास मूवमेंट को जारी रखने के लिए न तो ज़्यादा पैसा था और ना ही बेहतर हथियार थे। इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए इन्होंने एक प्लान बनाया। इन्होंने अंग्रेजों के कुछ हथियारों और पैसों पर रेड मार दी, जिसे चिटागोंग मूवमेंट के नाम से भी जाना गया। लेकिन इस किताब में इस एक्टिविटी को एक आतंकवादी एक्टिविटी के रूप में बताया गया है, जो कि बिल्कुल झूठ है। चैप्टर 2, गांधी जी अंग्रेजों से लड़ने के लिए भारत वापस आए थे। हमें बचपन से लेकर आज तक यही बताया गया है कि गांधी जी अफ्रीका से वापस सिर्फ इसलिए आए थे ताकि वो इंडिया के फ्रीडम मूवमेंट में शामिल हो सके। लेकिन ये बात पूरी तरीके से सच नहीं है। गांधी जी अपनी मर्जी से भारत वापस नहीं आए थे, बल्कि उन्हें तो जबरदस्ती भारत बुलाया गया था। गांधी जी ने यह बात खुद अपनी किताब सत्याग्रह में बताई है। उन्होंने इसमें लिखा है कि वो कभी भारत की आज़ादी के लिए भारत वापस आना ही नहीं चाहते थे, बल्कि गोपाल कृष्ण गोखले ने जबरन उन्हें भारत वापस आने पर मजबूर कर दिया था। गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे और वे गांधी जी से पहली बार 1896 में साउथ अफ्रीका में मिले थे। उस वक्त गांधी जी साउथ अफ्रीका में अपना सोशल वर्क किया करते थे। गांधी जी की प्रतिभा को देखकर गोखले को लगा कि गांधी जी ही भारत की आज़ादी के लिए सबसे अहम आदमी होंगे। इसीलिए गोखले ने उसी साल गांधी जी को भारत वापस आने को कहा, लेकिन गांधी ने उनकी नहीं सुनी। लेकिन वक्त के साथ साथ गोखले ने समझाया तो आखिरकार 1914 में गांधी जी वापस भारत आने के लिए तैयार हो गए। महात्मा गांधी ने खुद माना है कि गोखले ही वो इंसान हैं जिसने उनके दिल में देशभक्ति की लौ जलाई थी। इसके अलावा जब गांधी जी भारत वापस आए तो गोखले ने ही उनका सारा खर्च उठाया था। गांधी के साबरमती आश्रम से लेकर उनके पूरे इंडियन टूर का सारा खर्च गोखले ने ही उठाया था। चैप्टर 3, गांधी जी एक सिंपल, बूढ़े और गरीब आदमी थे। हमने आज तक यही पढ़ा है कि गांधी जी एक बहुत ही सिंपल सी लाइफ जीते थे, लेकिन आज तक हमें आधा अधूरा सच ही पढ़ाया गया है। हालांकि ये बात सही है कि वो एक सिंपल लाइफ जीते थे, लेकिन उनकी इस सिंपल सी लाइफ के पीछे भी बहुत सारा पैसा खर्च किया जाता था। फॉर एग्जाम्पल, गांधी जी जब भी कहीं ट्रैवल किया करते थे तो वो आम नागरिक की तरह ही ट्रेन के 3rd क्लास डिब्बे में ट्रैवल किया करते थे और इसी वजह से सरकार को उनकी सिक्योरिटी पर और ज़्यादा खर्च करना पड़ता था और उस पूरे ट्रेन के डिब्बे को गांधी के लिए बुक करना पड़ता था, जिसके लिए सरकार को एक्स्ट्रा पैसे खर्च करने पड़ते थे। और साथ ही साथ जब गांधी जी अफ्रीका से वापस आए तो उन्होंने अपने आश्रम के लिए एक बहुत ही लग्जरियस बंगले को चुना, जिससे हमें यही पता लगता है कि गांधी जी गरीब तो बिल्कुल भी नहीं थे, जैसा कि हमने बचपन से आज तक अपनी किताबों में पढ़ा है। चैप्टर 4, आज़ादी के पीछे गांधी जी का कितना योगदान था।
साल 1947 में ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली का जब जस्टिस पीबी चक्रवर्ती ने इंटरव्यू लिया तो उनसे पूछा गया कि क्या महात्मा गांधी की वजह से ही अंग्रेज भारत को छोड़कर गए थे। तो क्लेमेंट एटली ने जवाब दिया कि नहीं, भारत की आज़ादी में गांधी जी का इतना ज़्यादा योगदान नहीं था, बल्कि सबसे ज़्यादा योगदान तो सुभाष चंद्र बोस का था। और क्लेमेंट एटली की ये बात सही भी थी, क्योंकि भारत की आज़ादी के पीछे सुभाष चंद्र बोस की मिलिट्री पावर का बहुत बड़ा योगदान था। सुभाष चंद्र बोस की वजह से ही इंडियन आर्मी अंग्रेज़ों से दूर होती चली गई, और जब इंडिया की आर्मी ही अंग्रेज़ों के खिलाफ होने लगी तो ऐसे में भारत पर अपनी हुकूमत बनाए रखना अंग्रेज़ों के लिए मुश्किल होता जा रहा था, और आखिरकार अंग्रेज़ों को भारत को आज़ाद करना ही पड़ा। इसके बाद जस्टिस पीबी चक्रवर्ती ने अगला सवाल किया कि भारत की आज़ादी में गांधी जी का कितना योगदान था। इस सवाल पर पीएम क्लेमेंट ने सिर्फ एक वर्ड में आंसर दिया, मिनिमल। लेकिन अगर हम अपनी टेक्स्ट बुक्स को देखते हैं तो हमें भारत की आज़ादी से रिलेटेड अलग ही कहानी देखने को मिलती है। इन बुक्स में महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और उस वक्त के कुछ बड़े लोगों का जिक्र बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। वहीं दूसरी ओर जिस इंसान का भारत की आज़ादी में सबसे ज़्यादा योगदान था, उस सुभाष चंद्र बोस के बारे में हमारी हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक्स ज़्यादा कुछ नहीं बता पाती। ये सब कुछ जानने के बाद अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भारत की आज़ादी से जुड़े सारे फैक्ट्स आप जान चुके हैं तो समझ लीजिए कि अब तक जो आपने इस वीडियो में जाना है वो कुछ भी नहीं है। आगे आपके लिए कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जिसे सुनकर आपके पैरों के नीचे की ज़मीन का खिसकना तय है। हमारी हिस्ट्री की किताबें हमें झूठ क्यों सिखाती है? आज से कुछ साल पहले एक कॉलेज प्रोफेसर ने इतिहास के बारे में जानने के लिए जब एनसीईआरटी की हिस्ट्री की किताब का सहारा लिया तो उन्होंने देखा कि उस किताब में बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स थे जो बिल्कुल ही गलत थे। इसके बाद प्रोफेसर को शक हुआ और उन्होंने क्लास 6 से लेकर क्लास 12वीं तक की सारी एनसीईआरटी की किताबों को एक एक करके चेक करना शुरू कर दिया। चेकिंग के दौरान प्रोफेसर को पता लगा कि क्लास 6 से लेकर क्लास 12वीं तक की हर एक एनसीईआरटी की किताब में इतिहास को लेकर बहुत सारे झूठे दावे किए गए हैं। प्रोफेसर ने अपने डाउट को क्लियर करने के लिए एक बार फिर से उन किताबों को क्रॉस चेक करना शुरू कर दिया, और जब वो प्रोफेसर पूरी तरीके से श्योर हो गए तो उन्होंने एनसीईआरटी को एक आरटीआई एप्लीकेशन लिखी। इस एप्लीकेशन में प्रोफेसर ने निकाली गई गलतियों को लिखा और एनसीईआरटी से इन सब फैक्ट्स का प्रूफ मांगा, लेकिन एनसीईआरटी ने कहा कि उसके पास इन सभी फैक्ट्स से जुड़े कोई भी सबूत या रेफरेंस नहीं है। एनसीईआरटी की इन हिस्ट्री की किताबों में मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी रिफ्लेक्ट होती है। एनसीईआरटी की क्लास 6 के एक चैप्टर में ऋग्वेद का रेफरेंस लेते हुए बताया गया है कि एंशिएंट टाइम में ज्यादातर जो लड़ाइयां हुआ करती थी वो जमीन और पानी के लिए हुआ करती थी, और लड़ाई को जीतने वाले दल का लीडर लूटी हुई चीजों को सभी में बराबर बराबर बांट दिया करता था। लेकिन हकीकत तो यह है कि ऋग्वेद में ऐसा कुछ भी कहीं भी नहीं लिखा हुआ। अब ऐसे में एनसीईआरटी की हिस्ट्री की बुक्स पर डाउट करना तो लाजमी है। इसी तरह जब कई और लोगों को एनसीईआरटी की किताब पर शक हुआ तो उन सब ने एनसीईआरटी से आरटीआई एप्लीकेशन के जरिए इन बुक्स में मौजूद फैक्ट्स का रेफरेंस मांगा, लेकिन एनसीईआरटी उन सभी के रेफरेंस देने में पूरी तरीके से नाकाम रहा। तो चलिए अब जान लेते हैं कि इन बुक्स में इतनी बड़ी बड़ी गलतियां क्यों की गई है। एनसीईआरटी की इन बुक्स में गलत फैक्ट्स होने का सबसे बड़ा कारण है इनके ऑथर्स। इन किताबों को लिखने वाले ज्यादातर ऑथर्स जेएनयू के सेंटर फॉर हिस्टोरिकल स्टडीज से बिलोंग करते हैं। अब इस बात से किसी को कोई परेशानी तो नहीं है कि कोई ऑथर जेएनयू से बिलोंग करता है या नहीं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जेएनयू का सेंटर फॉर हिस्टोरिकल स्टडीज 1970 में बनाया गया था और उस वक्त इंडिया में लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी पावर में था, और क्योंकि किताब लिखने वाले ज्यादातर ऑथर्स मार्क्सिस्ट या लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी से बिलोंग करते थे, इसीलिए इन किताबों में फैक्ट्स को तोड़ मरोड़ कर बताया गया है। और इन्हीं ऑथर्स के जरिए लिखी गई किताबें सेकेंडरी स्कूलिंग से लेकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काम आती हैं। जब बहुत सारी आरटीआई मिलने के बाद एनसीईआरटी अपनी हिस्ट्री की किताबों में बदलाव करने वाला था, तभी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज की अलग अलग कमेटियों ने इसमें दखल अंदाजी देना शुरू कर दिया। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या हमें भारत का सही इतिहास नहीं पढ़ना चाहिए? क्या ये गलत और आधा अधूरा ज्ञान देश की फ्यूचर जनरेशन के लिए खतरनाक नहीं है? इस पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाते रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल लाइफ स्क्वायर को ज़रूर सब्सक्राइब करें।